आपने टाइटैनिक की स्टोरी तो सुनी ही होगी, जो कि एक अनसिंकेबल जहाज था, यानी कभी न डूबने वाला जहाज। लेकिन वो एक बड़े आइसबर्ग से टकराकर कुछ मिनटों में ही डूब गया और 1500 मासूम लोगों की जान चली गई। आज मैं आपको ऐसे ही जहाज की स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो कि टाइटैनिक से भी डेंजरस एंड मिस्टीरियस है। 30 जनवरी 1945 का दिन था। दोपहर 12:30 पर जहाज रवाना होता है। इसको गोटेनहोफ से निकलकर बाल्टिक सी पार करके जर्मनी के कील में सेफ प्लेस की तरफ जाना था। जब जहाज रवाना हुआ तो उस पर 6050 पैसेंजर थे। जहाज इन सभी को लेकर अपनी नॉर्मल स्पीड पर चल रहा था और एकदम अचानक से रात के 9:16 पर जहाज के फ्रंट हिस्से में ब्लास्ट हुआ। इतने कोई कुछ समझ पाता, जहाज के लेफ्ट साइड में बैक टू बैक 2 ब्लास्ट और हुए। बैक टू बैक 3 ब्लास्ट के बाद जहाज की लाइटिंग पावर कट हो गई और सारा सिस्टम बंद हो गया और जहाज पर जो लोग थे उनका संबंध पूरी दुनिया से कुछ मिनटों के लिए टूट गया। और करीब 10 बजे जहाज पूरी तरह से बाल्टिक सी में डूब गया। लेकिन जहाज को डूबने से पहले रेडियो ऑपरेटर ने इमरजेंसी सिग्नल भेज दिया ताकि इनको कोई जहाज बचाने आ सके। कैसे इतना बड़ा जहाज कुछ मिनटों में ही समुद्र में डूब गया, ऐसा क्या हुआ इसके साथ, आइए समझते हैं आज की स्टोरी में। तो देखिए, ईयर 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने वाली थी, क्योंकि हिटलर की जो आर्मीज थी वो वीक्स पड़ने लगी थी। जर्मनी, इटली, जापान, ये सब एक साथ मिलकर सोवियत यूनियन जो आज रसिया है, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस और भी बहुत सारे देश थे, लेकिन ये सबसे मेन थे। तो ये इनसे वॉर कर रहे थे। इंडिया भी वॉर में था, लेकिन इंडिया पर तब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे और ब्रिटिशर्स सोवियत यूनियन के साथ थे। हिटलर की आर्मी बहुत वीक पड़ रही थी, तो वो पीछे हटती रहती है और सोवियत यूनियन की रेड आर्मीज वो तेजी से जर्मनी की तरफ आगे बढ़ती रहती है। ये 1944 टू 45 की सर्दियों में थाउजेंड ऑफ जर्मन लोग सड़कों पर भटक रहे थे। सभी अपने घरों को छोड़कर भाग रहे थे, क्योंकि सोवियत आर्मी हर जगह अटैक कर रही थी और जर्मन्स को मार रही थी। जर्मन लोग पिलाव और गोटेनहाफेन जैसे पोर्ट की तरफ जा रहे थे, क्योंकि लोगों के बीच एक खबर फैल गई थी कि पोर्ट से जर्मन लोगों को शिप्स के थ्रू वेस्ट की तरफ सेफ प्लेस पर ले जाया जाएगा। जर्मन के लीडर्स ने एक प्लान बनाया कि वे किस तरह कमजोर आर्मी, इंजर्ड सोल्जर और मासूम लोगों को यहाँ से निकालेंगे और सेफ प्लेस पर ले जाएंगे। तो उन्होंने प्लान के अकॉर्डिंग एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन हैनिबल। पिलाव पोर्ट पर पहुंचने से पहले लोगों को लग रहा था कि वे वहां पहुंचेंगे और उनको वहां से ऑपरेशन हैनिबल के थ्रू एक सेफ प्लेस पर पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन पोर्ट पर पहुंचने के बाद लोगों को पता चला कि यहां पर कोई सुविधा नहीं थी। इनफैक्ट पूरी अफरा तफरी थी। उस टाइम पर नाजी जर्मनी अपने फाइनल फेज में था और हर तरफ डिसऑर्डर फैला हुआ था। नाजी ऑफिसर और नेवी इस बात पर झगड़ रहे थे कि ऑपरेशन हैनिबल का कंट्रोल किसके हाथ में होगा, इवैक्यूएशन कब शुरू होगा, यहां से लोगों को कब निकाला जाएगा, किसको पहले निकाला जाएगा। लोकल नाजी लीडर एरिक कोच एवैक्यूएशन को रोकना चाहते थे, क्योंकि वे अडोल्फ हिटलर के सामने वीक नहीं दिखना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ एडमिरल कार्ल डोनिट्ज का मानना था कि जितनी जल्दी लोगों को यहां से निकाला जाएगा उतनी ही ज्यादा जानें बचाई जा सकेंगी। जब डोनसिंग शहर से बड़े ऑफिसर्स की फैमिली पोर्ट पर पहुंची तो कोच चाहता था कि उन्हें पहले जहाज में जगह दी जाए, लेकिन डोनिट्ज ने ऐसा करने के लिए मना कर दिया और सबके लिए रूल सेम रखा। इसी बीच पोर्ट पर भीड़ बढ़ती जा रही थी और 1945 जनवरी के मिड तक पिलाव पोर्ट में अप्रोक्स 1 लाख बेघर और डरे हुए लोग जमा हो चुके थे। अब इनको किसी भी तरह यहां से सेफ प्लेस पर पहुंचाना था। अब इस ऑपरेशन का फुल कंट्रोल डोनिटस के पास था। जनवरी में इन्होंने इवैक्यूएशन की रिस्पांसिबिलिटी हैंडल कर ली थी और इसके लिए इन्होंने 25 बड़े कार्गो शिप, 13 लाइनर शिप इंक्लूडेड हर तरह के शिप्स को इन्होंने सर्विस में लगा दिया। ये जो 13 लाइनर शिप थे, इनमें से ही एक था एमवी विल्हेल्म गुस्टलोफ, जो कि इस स्टोरी का मेन शिप है। विल्हेल्म गुस्टलोफ का यूज नाजी जर्मनी के ऑफिसर्स और वर्कर्स को समुद्र में कंफर्टेबल और वंडरफुल ट्रिप्स कराने के लिए किया जाता था। यह स्ट्रेंथ थ्रो जॉय इवेंट का हिस्सा था। असल में इस जर्मन समुद्र जहाज गुस्टलोफ का नाम पहले अडोल्फ हिटलर रखने का प्लान था, लेकिन ईयर 1936 में स्विट्जरलैंड में सीनियर नाजी लीडर विल्हेल्म गुस्टलोफ की हत्या हो गई और गुस्टलोफ जो थे ये शुरू से ही अडोल्फ हिटलर के डाई हार्ड सपोर्टर थे। इसके बाद हिटलर ने डिसाइड किया कि उनके सम्मान में इस जहाज का नाम विल्हेल्म गुस्टलोफ रखा जाएगा। फिर ये शिप लॉन्च होता है और इसके लॉन्च
के कुछ महीने बाद अप्रैल 1938 में इसने अपनी पहली जर्नी की और पहली जर्नी के बाद ही विल्हेल्म गुस्टलोफ शिप मनोरंजन और अपनी अच्छी फैसिलिटीज के कारण बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया और ऐसे ये शिप अपनी जर्नी कंटिन्यू रखता है और एक दिन इस शिप ने एक डूबते हुए शिप से 19 ब्रिटिश लोगों को बचाया और ऐसे ही गुस्टलोफ ने 1938 के बाकी समय में रेगुलर पैसेंजर शिप की तरह काम किया। लेकिन ईयर 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने के बाद इसे एक हॉस्पिटल जहाज में बदल दिया गया क्योंकि जर्मनी को इंजर्ड सोल्जर्स के मेडिकल ट्रीटमेंट और उन्हें एक सेफ प्लेस पर पहुंचाने के लिए बड़े शिप्स की आवश्यकता थी। पूरे शिप को व्हाइट कलर से कलर किया गया और रेड कलर के क्रॉस के चिन्ह बनाए। सितंबर 1939 से नवंबर 1940 तक इस शिप का यूज हॉस्पिटल शिप की फॉर्म में किया गया। लेकिन वॉर बढ़ने के बाद इस शिप से मेडिकल इक्विपमेंट हटा दिए गए और इसे नेवी के ग्रे कलर में चेंज कर दिया गया। इसके बाद गुस्टलोफ को पोलैंड के एक पोर्ट पर खड़ा कर दिया गया जहां ये पूरे 4 साल से ज्यादा टाइम तक सबमरीन ट्रेनिस की फॉर्म में एक तैरते हुए बैरेक यानी रहने की जगह की फॉर्म में काम करता रहा। अब ईयर 1945 में सभी जहाजों को लाया जाता है और इवैक्यूएशन 23 जनवरी से स्टार्ट हो जाता है। मतलब लोगों को शिप्स के थ्रू सेफ प्लेस पर ले जाना शुरू हो गया। लेकिन पोर्ट पर भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। प्रॉब्लम ये थी कि जहाज में लिमिटेड स्पेस था और एक टाइम में कुछ लोगों को ही सवार करके ले जाया जा सकता था। तो इन सभी लोगों को जल्दी से जल्दी सेफ प्लेस पर पहुंचाने के लिए कार्ल डोनिट्ज ने सभी शिप्स को ऑर्डर दिए कि वो अपनी नॉर्मल कैपेसिटी से एक्स्ट्रा लोगों को लेकर जाएंगे और वुमेन, चिल्ड्रन और सीनियर सिटीजन्स को शिप्स पर सबसे पहले जगह दी जाएगी। अब डेट आती है 25 जनवरी की और विल्हेल्म गुस्टलोफ पर लोग चढ़ना शुरू करते हैं और जिनके पास टिकट था वो ही लोग इस पर चढ़ते हैं। ये इसके टिकट की रियल फोटोकॉपी है। ये 684 फीट लंबा और 77.5 फीट चौड़ा। इसका वेट 25,484 टन था। इसमें स्पेशली 489 कैबिन्स में 1465 पैसेंजर्स के रहने का बेस्ट अरेंजमेंट था और क्रू मेंबर्स इंक्लूडिंग टोटल 2000 के करीब लोग इस पर एकदम अच्छे से आ सकते थे। अब 30 जनवरी शिप के ऑफिशियल रिकॉर्ड में 6050 लोगों के सवार होने का मेंशन था। अब 6050 लोगों को लेकर शिप रवाना होता है और कुछ मिनट बाद शिप को रुकना पड़ता है क्योंकि लोगों से भरी कई छोटी बोट्स ने शिप को घेर लिया। इन छोटी बोट्स में सवार लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। कई महिलाएं अपने बच्चों को गोद में लिए खड़ी हुई थी और जहाज पर चढ़ने की रिक्वेस्ट कर रही थी। हर कोई यहाँ से निकलना चाह रहा था क्योंकि अब शहर में हर दिन बमबारी हो रही थी। शहर में बिजली और पानी की सप्लाई बिल्कुल बंद हो चुकी थी। सभी लोग सेफ प्लेस पर पहुंचना चाहते थे। छोटी बोट्स में जो लोग थे उनकी कंडीशन को देखकर विल्हेल्म गुस्टलोफ के ऑफिसर्स ने जाल नीचे गिराने का ऑर्डर दिया ताकि लोगों को ऊपर लाया जा सके। इसके बाद बड़ी संख्या में शिप पर लोग चढ़ गए। जहाज पर टोटल कितने लोग थे ये उस टाइम पर किसी को नहीं पता था क्योंकि जहाज के रुकने के बाद जहाज पर बहुत लोग चढ़ गए। जहाज में बहुत ज्यादा भीड़ थी। अंदर इतनी गर्मी थी कि कई पैसेंजर्स ने लाइफ जैकेट लगातार पहने रखने के ऑर्डर फॉलो नहीं किए और अपनी लाइफ जैकेट उतार दी। और अब जहाज फिर से चलना शुरू करता है और इसे यहाँ गोटेनहोफ से बाल्टिक सी से होते हुए कील शहर यहाँ पहुंचना था। यहाँ से कील पहुंचने के बाल्टिक सी में 2 रास्ते थे। एक तो ये था सी कोस्ट वाला, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इसमें नोवल माइंस बिछी हुई थी और दूसरा रास्ता समुद्र के बीच से गहरे पानी से होकर जा रहा था। शिप पर 4 कैप्टन थे, एक शिप का कैप्टन और 2 मर्चेंट शिप्स के कैप्टन और एक यू बोट फ्लोटिला के कमांडर थे। बस सभी यही सोच रहे थे कि कौन सा रास्ता लें क्योंकि ये दूसरा वाला रास्ता जो था गहरे पानी वाला, इसमें सोवियत यूनियन की सबमरीन तैर रही थी। मतलब दोनों ही रास्ते डिफिकल्ट थे। कमांडर जेन एडवाइस देते हैं कि शिप को तट के पास उथले पानी में चलाया जाए, लेकिन शिप के कैप्टन फ्रेडरिक पीटरसन ने उनकी कोई बात नहीं मानी। फिर कमांडर जेन ने दोबारा कहा अगर जहाज गहरे पानी से जाए तो जितना पॉसिबल हो उतनी तेज स्पीड से जहाज को चलाना और शिप को जिगजैग तरीके से चलाया जाए ताकि दुश्मन की सबमरीन को उस पर निशाना लगाना डिफिकल्ट हो जाए। लेकिन फ्रेडरिक पीटरसन ने कहा इतना बड़ा जहाज लंबे समय तक अपनी मैक्सिमम स्पीड बनाए नहीं रख सकता और न ही आसानी से जिगजैग तरीके से चल सकता है क्योंकि शिप बहुत ही लंबा है तो जिगजैग चलने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसी बीच शिप के रेडियो पर सूचना मिली कि बटालिक सी में कोई भी सोवियत सबमरीन नहीं है। तो फ्रेडरिक पीटरसन इसी गहरे पानी से चलने का डिसीजन लेते हैं और इसी गहरे पानी से आगे चलते रहते हैं। जब शिप रवाना हुआ तो ये अकेला नहीं था, इसके साथ 2 टॉरपीडो बोट्स ये भी थी। ये इसकी मामूली सेफ्टी के लिए थी। लेकिन कुछ ही टाइम बाद एक बोट में मैकेनिकल फेलियर हो गया जिससे वह रुक गई और इसके बाद गुस्टलोफ के साथ केवल एक टॉरपीडो लोवे ही रह गई। जहाज अपनी नॉर्मल स्पीड पर चल रहा था और जहाज की नेविगेशन लाइटें भी बंद थी। जहाज बिल्कुल नॉर्मल था। बटालिक सी के ऊपर अंधेरे आसमान में छोटे टुकड़े बर्फ के तेजी से गिरने लगे और बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े पानी पर तैर रहे थे। शिप उबड़ खाबड़ पानी में कील की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसके कैबिन, डेक, सैल्यून, यहाँ तक कि उसका सूखा हुआ स्विमिंग पूल भी लोगों से भरा हुआ था। कुछ ही टाइम बाद शिप के रेडियो पर फिर से
सूचना मिली कि जर्मन माइनस्वीपर जहाजों का एक कॉन्वॉय उनके पास आ रहा है। तो अंधेरे में टक्कर से बचने के लिए पीटरसन ने जहाज की नेविगेशन लाइट चालू कर दी ताकि सामने से आने वाला जहाजों का कॉन्वॉय गुस्टलोफ को देख ले और कोई प्रॉब्लम ना हो। जहाज अपनी नेविगेशन लाइटें ऑन करके बिना किसी प्रॉब्लम के आगे बढ़ रहा था। तो शाम को 7 बजे सोवियत सबमरीन S-13 ने गुस्टलोफ को देख लिया और फिर S-13 सबमरीन जहाज का पीछा करना शुरू कर देती है। और एक प्रॉब्लम यह हो गई कि जहाज के साथ जो टॉर्पीडो बोट चल रही थी जो जहाज की सेफ्टी के लिए थी, उसका सबमरीन डिटेक्ट करने वाला सेंसर ये खराब हो गया, वह ठीक से काम नहीं कर रही थी। इसी वजह से जहाज की सेफ्टी कम हो गई। मतलब अभी तक किसी को कोई आइडिया नहीं था कि हमारा पीछा एक सोवियत सबमरीन कर रही है। S-13 ने अप्रोक्स 2 घंटों तक जहाज का कंटिन्यू पीछा किया। फिर दुश्मन की S-13 सबमरीन समुद्र के सरफेस पर आई और समुद्र में आगे बढ़ते हुए शिप के पीछे से घूमकर उसके लेफ्ट वाली साइड में पहुंच गई। S-13 के कैप्टन अलेक्जेंडर मरीन्स्को जो थे, इन्होंने इस डायरेक्शन से शिप पर अटैक करने का डिसाइड किया क्योंकि जर्मन्स को इधर साइड से अटैक करने की सबसे कम उम्मीद थी क्योंकि तट के साइड वाला एरिया था। रात के 9 बजे थे। जहाज अपनी नॉर्मल स्पीड मेंटेन करते हुए चल रहा था। तभी S-13 सबमरीन ने जहाज पर अटैक किया और जहाज के लेफ्ट साइड में बैक टू बैक 3 अटैक किए। पहला टॉर्पीडो जहाज के अगले हिस्से पर लेफ्ट साइड लगा। इसके इंपैक्ट से जहाज के वाटरप्रूफ डोर अपने आप बंद हो गए। इससे वहां पर सो रहे कई छुट्टी पर गए क्रू मेंबर्स अंदर ही फंस गए और बाहर नहीं निकल पाए। दूसरा टॉर्पीडो उस स्विमिंग पूल में लगा जिसे फीमेल नोवेल ऑफिसर यूनिट के रहने के लिए यूज किया जा रहा था। स्विमिंग पूल वाले हिस्से में एक्सप्लोजन इतना पावरफुल था कि स्विमिंग पूल की सारी टाइलें तेज स्पीड से उखड़कर चारों तरफ फैल गई। पूल में 373 फीमेल्स में से केवल 3 ही बची। 370 फीमेल्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और तीसरा टॉर्पीडो डायरेक्टली जहाज के बीच में इंजन रूम पर लगा। इस एक्सप्लोजन से जहाज की लाइटिंग पावर और कम्युनिकेशन सिस्टम सब कुछ बंद हो गया। इन 3 टॉर्पीडो अटैक्स ने कुछ ही सेकंड में गुस्टलोफ शिप को सीरियसली डैमेज कर दिया और शिप पर बुरी अफरा तफरी फैल गई। लेकिन इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी रेडियो ऑपरेटर ने इमरजेंसी पावर का यूज करके इमीडिएटली डिस्ट्रेस सिग्नल भेजते रहे जिससे कि उनके आसपास के शिप उन्हें बचाने आ सके। लेकिन उनका सिग्नल किसी भी जहाज के पास तक नहीं पहुंच पा रहा था। वे बहुत ट्राई करते हैं कि कोई तो सिग्नल सुन ले, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम थी क्योंकि जनरेटर बंद होने से सभी पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम बंद हो गए। लेकिन वे जिस फ्रीक्वेंसी का यूज कर रहे थे वह नेवी की पावरफुल फ्रीक्वेंसी नहीं थी। फिर भी वो बिना थके सिग्नल भेजते रहते हैं। फिर इनका सिग्नल इनकी सेफ्टी बोट लोवे ने सुना जो कि जहाज से बहुत ही पीछे थी। लोवे बोट को पता भी नहीं चला कि जहाज पर अटैक हुआ है। सिग्नल मिलने के बाद उसे पता चला कि जहाज पर सबमरीन ने अटैक कर दिया है। सिग्नल मिलते ही लोवे ने अपने हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो से सिग्नल को आगे भेजा जिससे कि तेज स्पीड में चलने वाले शिप गुस्टलोफ के पास जल्दी पहुंच सके क्योंकि सिक्योरिटी बोट लोवे जहाज से इतना पीछे थी कि उसको जहाज तक पहुंचने के लिए कम से कम 40 मिनट लगते। जहाज पर अफरा तफरी मची हुई थी। लोग जल्दी जल्दी अपने लाइफ जैकेट पहनने लगे और किसी तरह लाइफ बोट वाले डेक तक पहुंचने की कोशिश करने लगे। वहीं क्रू मेंबर्स लाइफ बोट्स को नीचे उतारने के लिए बर्फ से ढके हुए मशीनों को चलाने की कोशिश कर रहे थे। टॉर्पीडो अटैक के 20 मिनट बाद जहाज आगे की तरफ लेफ्ट साइड में झुक गया। इस खतरनाक झुकाव से जहाज की राइट साइड वाली लाइफ बोटों को उतारना इम्पॉसिबल हो गया। जैसे जैसे जहाज का अगला हिस्सा नीचे जाने लगा, लोग और सामान तेजी से फिसलकर जहाज के अगले वाले हिस्से पर गिरने लगे और फिर ये लोग कोशिश करके जहाज के राइट साइड बाहर वाले हिस्से पर आ गए और पेशेंस रख के इंतजार करने लगे कि कोई उनके आसपास का शिप उन्हें बचाने जरूर आ जाएगा। पूरे 40 मिनट बाद इन्हें एक जहाज अपनी तरफ आते हुए दिखा। ये था लोवे जो इसके सिक्योरिटी के लिए था। जहाज पर खड़े लोग इस लोवे शिप को अपनी तरफ आते हुए देखते रहे, लेकिन लोवे के उनके पास पहुंचने से कुछ मिनट पहले गुस्टलोफ पूरी तरह अपने लेफ्ट साइड टिल्ट करके पलट गया। लोवे के क्रू मेंबर्स ने गुस्टलोफ को उल्टा पलटते हुए देखा और 10 मिनट बाद यह जहाज समुद्र में 144 फीट गहरे पानी में डूब गया। इस तरह टॉर्पीडो अटैक से यह इतना बड़ा जहाज कुछ मिनटों में ही समुद्र में डूब गया। लोवे ने आते ही जल्दी से अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जो लोग पानी में थे और रेस्क्यू किए जा सकते थे उन्हें तेजी से जहाज पर लाया गया। एक और जहाज गुस्टलोफ के पास आया। ये उसी एरिया से जा रहा था। ये था एडमिरल हाइपर जो कि इमरजेंसी का सिग्नल मिलने पर ये वहां पहुंचा, लेकिन इसने किसी की मदद नहीं की। बस 50 से 60 लोगों को बचाया और बाकी लोगों को छोड़कर तेजी से चला गया क्योंकि इसे सोवियत सबमरीन से टॉर्पीडो अटैक का खतरा लग रहा था। लोवे ने बिना डरे अपना रेस्क्यू ऑपरेशन चालू रखा और एक और जहाज वहां पर पहुंचा। ये था T-36 और इसने रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया और सबसे ज्यादा लोगों को बचाया। T-36 जहाज ने 564 लोगों को बचाया और लोवे ने 472 लोगों को। और थोड़ा लेट वहां पर कुछ शिप पहुंचे थे और उन्होंने भी कुछ लोगों को बचाया। तो आप एक बार पॉज करके देख लेना कि किस जहाज ने कितने लोगों को बचाया। लेकिन इन सभी ने टोटल 1252 लोगों को बचाया और 9343 लोगों को कोई नहीं बचा सका। सबसे ज्यादा लोगों की डेथ हाइपोथर्मिया यानी बॉडी का टेम्परेचर कम होने से हुई। उस टाइम बाल्टिक सी
धरती के पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था, लेकिन उस रात मौसम ठंडा था और हवा का टेम्परेचर अप्रोक्स -10 से -18 डिग्री सेल्सियस के बीच था। ऐसी कंडीशन में बर्फीले पानी में गिरने वाले लोगों के लिए सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट था। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जहाज पर पैनिक सिचुएशन की वजह से ओनली 9 लाइफ बोट ही उतारी गई। यहाँ पर एक्चुअली गलती किसकी थी, आइए एक एक करके देखते हैं कि यहाँ पर कितनी गलतियां थी। सबसे बड़ी गलती थी जहाज की नेविगेशन लाइट ऑन करने की, क्योंकि रेडियो पर जर्मन माइन्सवीवर कॉनवे के आने की इंफॉर्मेशन दी गई थी, लेकिन ये इंफॉर्मेशन गलत थी। लाइट जलने के बाद जहाज दूर से भी क्लियर दिख रहा था और लाइटें देखकर ही सोवियत सबमरीन S-13 ने इसका पीछा करना शुरू किया। बस एक गलती ही नहीं थी, जहाज पर लाइफ बोट्स भी कम थी। जब जहाज लंबे समय तक पोर्ट पर बैरक के फॉर्म में खड़ा हुआ था, तब कई लाइफ बोट्स पोर्ट्स के आसपास के कामों के लिए उधार ली गई थी और कभी वापस ही नहीं करी। गुस्टलोफ पर इतनी लाइफ बोट अवेलेबल रहती थी कि वो 5060 लोगों को बचा सके, लेकिन जब जहाज डूबा तो इमरजेंसी में 9 लाइफ बोटें ही उतारी गई। जर्मन इंटेलिजेंस एजेंसी ने गुस्टलोफ को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि जिस रास्ते से आप जा रहे हैं उस पर कोई भी सोवियत सबमरीन नहीं है। सोवियत सबमरीन एक्टिव न होने की यह रिपोर्ट भी गलत थी। लेकिन आपको कैसा लगेगा कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि जब गुस्टलोफ जहाज रवाना हुआ तो इसके साथ एक और जहाज रवाना हुआ था, हंसा नाम का। ये इसके साथ इसलिए रवाना हुआ था ताकि गुस्टलोफ की हर तरह से मदद कर सके और इमरजेंसी में पैसेंजर्स को भी बचा सके। लेकिन ये आधे रास्ते तक तो जहाज के साथ ही चल रहा था और फिर ये वापस लौट गया। बाद में पता चला कि इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये वापस आ गया था, लेकिन ये इसके साथ रहता तो और भी ज्यादा जानें बचाई जा सकती थी, क्योंकि इसका सेफ्टी सिस्टम बहुत पावरफुल था। क्या गुस्टलोफ को डुबाना वॉर क्राइम था? इस पर लंबे समय से कंट्रोवर्सी चलती रही है। सोवियत सबमरीन S-13 के कमांडर अलेक्जेंडर पर टाइम पर वॉयलेंस ऑफ द लॉ ऑफ पावर के एलिगेशंस लगाए गए, लेकिन इन्हें प्रूफ करना बहुत मुश्किल रहा। चाहे ये अटैक क्राइम हो या न हो, जो गुस्टलोफ के साथ हुआ वो बुरा था। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव और वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।